नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश कर दिया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने टैक्स शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया, जबकि राहत के लिए जुलाई तक का इंतजार करने को कह दिया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 42 बार टैक्स का नाम लिया। इतनी ही बार पीएम मोदी का भी नाम लिया, लेकिन वित्त मंत्री करीब 58 मिनट के भाषण में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह के टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। सिर्फ उन योजनाओं पर फोकस किया गया है जिनके नाम में पीएम शब्द जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। नए टैक्स रिजीम पर भी पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का दायरा नहीं बढ़ाया है। वहीं साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए, जो पिछली बार के मुकाबले केवल 2% ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में 1.25 लाख करोड़ मिले थे। वित्त मंत्री ने राहत के नाम पर साफ कर दिया है कि ये अंतरिम बजट है, इसीलिए जो नई सरकार आएगी वही कटौती को लेकर फैसला करेगी। यानी जनता को इस बार के बजट में किसी तरह से कोई राहत नहीं दी गई है। बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सिर्फ काम चलाने वाला बजट है। इस बजट में गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ भी नहीं। बीते साल से सरकार ने कितने कार्य किए हैं उसका कोई जिक्र नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंच गई है। यात्रा में लोगों का काफिला बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी अपनी टीम के साथ सूजापुर बस स्टैंड से निकले और मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनता को नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, भेदभाव से मुक्ति का आश्वासन दिलाते हुए ये यात्रा जंगीपुर पहुंची। लोगों ने कांग्रेस नेता के सामने अपनी समस्याएं रखी कि कैसे केंद्र सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है। सिर्फ गुजरात में ही विकास हो रहा है और बंगाल के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। अपने आज के सफर में आगे बढ़ते हुए राहुल बीड़ी का कारोबार करने वाले तबके से भी मिले। उनके बीच बैठकर उनकी परेशानियां सुनी और न्याय की उम्मीद दी। जनता के अंदर कांग्रेस सांसद को लेकर विश्वास की लहर का अंदाजा आज की यात्रा में उमड़ी भीड़ से लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए अब तक 6 जिलों का दौरा कर चुके हैं। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन जिलों से होते हुए इस यात्रा ने अब तक 523 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। बीते दिन मालदा में भी यात्रा ने काफी शोर मचाया। यात्रा के 19वें दिन जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी बीड़ी श्रमिकों से मिले और इन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की। आज जिस तरह से राहुल जी का यहाँ स्वागत हुआ वह अभूतपूर्व है। यह दर्शाता है कि यात्रा का संदेश लोगों तक पहुँच रहा है। हम आज और कल पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे, फिर यहाँ से बलरामपुर होते हुए झारखंड में प्रवेश करेंगे। 2001 में संसद को निशाना बनाया गया था और इस घटना के 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 को एक बार फिर संसद निशाने पर आई। लोकसभा में कुछ प्रदर्शनकारी घुस गए। बाद में सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बुधवार को जब कोर्ट आरोपियों को पेश किया गया तो उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां उन पर विपक्षी नेताओं के नाम लेने का दबाव बना रही है और इसे लेकर अब कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ईडी, CBI और IT का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को जेल में डालने वाली मोदी सरकार अब एक और साजिश रच रही है। पहले तो जिस भाजपा सांसद ने संसद में घुसपैठ करने वाले युवाओं को पास दिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और सुरक्षा चूक को लेकर आवाज उठा रहे विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब षड्यंत्र के तहत 3rd डिग्री देकर बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले उन युवाओं पर विपक्षी नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि उन पर भी झूठे केस बनाए जा सके और उन्हें संसद की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। मोदी सरकार के अन्याय काल के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी है। आइए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इस अन्यायी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। साफ है, इस मामले को लेकर अब बजट सत्र में हंगामा मचना तय है। झारखंड में नई सरकार बनाने की कोशिश अभी भी चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चंपई सोरेन के पास 43 विधायकों का समर्थन है। विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है।
चंपई ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है, लेकिन राज्यपाल ने कहा है कि वो अभी विचार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के करीब 22 घंटे बाद राज्यपाल ने चंपई सोरेन को मिलने का वक्त दिया, लेकिन सरकार बनाने को न्योता फिर भी नहीं दिया। इसे लेकर झारखंड में बवाल मचा हुआ है। ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई दे रही है, जिस कारण से कांग्रेस और जेएमएम ने अपने विधायकों को झारखंड से हटा लिया है। झारखंड के संकट को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नीतीश कुमार दोपहर को इस्तीफा देते हैं, थोड़ी देर बाद सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, राज्यपाल तुरंत उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे देते हैं। उसी दिन नीतीश कुमार को शपथ भी दिला दी जाती है, लेकिन झारखंड बहुमत महागठबंधन के पास है तो राज्यपाल विचार कर रहे हैं। जब बहुमत का समर्थन है तो चंपई सोरेन को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा जा चुका है। आखिर राज्यपाल पर किसका दबाव है? दूसरी तरफ झारखंड के कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने एमपीएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने 10 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सोरेन को 1 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें रांची की होटवार जेल भेजा गया है। अब शुक्रवार को एक बार फिर इस मामले में बहस होगी। फिलहाल सभी की नजरें राजभवन पर टिकी हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो बहुमत की दावेदारी को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब नए सीएम का शपथ नहीं हुआ है तो हेमंत सोरेन ही इस समय कार्यवाहक सीएम माने जाएंगे, और ऐसे में आजाद भारत में ये पहला मौका है जब किसी राज्य के कार्यवाहक सीएम को गिरफ्तार किया गया है। कानून विशेषज्ञों का दावा है कि किसी भी कार्यवाहक सीएम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सोरेन की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां शुक्रवार को कोर्ट सुनवाई करेगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जज उज्जवल भुइया की पीठ ने एक बार फिर से उमर खालिद की सुनवाई को स्थगित कर दिया। जी हाँ, 31 जनवरी को उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जेएनयू छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ समय की कमी के कारण यूएपीए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं सहित कई मुद्दों पर सुनवाई नहीं कर सकी। अब ये मामला एक बार फिर लटक गया है। पिछले हफ्ते भी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि मामले में सुनवाई जरूरी है, क्योंकि खालिद सलाखों के पीछे हैं, और मामले को स्थगित करने पर आपत्ति जताई थी। आपको बता दें कि उमर खालिद सितंबर 2020 से ही जेल में बंद है। उन पर आरोप है कि उसने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव में उनका हाथ था। उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज है, यानी उमर खालिद को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। आपको ये भी बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ये साफ किया था कि अब इस मामले को और नहीं टाला जाएगा, लेकिन एक बार फिर सुनवाई को टाल दी गई है। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाकर नीतीश कुमार मुश्किल में फंस गए हैं। 5 दिन बाद भी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं कर पाए। दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने गृह मंत्रालय पर भी दावा ठोक दिया है, जो नीतीश देने को तैयार नहीं है। बीजेपी और जेडीयू में सरकार गठन के साथ ही टकराव शुरू हो गया है, जबकि 10 फरवरी को नीतीश कुमार को सदन में बहुमत साबित करना है। एनडीए के पास फिलहाल 128 विधायक हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 6 ज्यादा। वहीं महागठबंधन बहुमत से 7 सीट दूर है। बिहार में सरकार गिरने के बाद तेजस्वी ने कहा था कि असली खेला अभी बाकी है, 2024 में ही जेडीयू समाप्त हो जाएगा, और इस बात पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार की सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, ये अपने ही आप गिर जाएगी। आरजेडी की नजर जेडीयू के विधायकों पर नहीं है, विधायक अपने आप उनका साथ छोड़ जाएंगे। आरजेडी की नजर जेडीयू के कोर वोट पर है, जो नीतीश कुमार से नाराज है और आरजेडी की तरफ देख रहे हैं, और आरजेडी 17 महीने की सरकार के कामकाज के आधार पर चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है। मनोज झा ने कहा कि हमारे सामने लोकसभा चुनाव की चुनौती है। बिहार में हर जाति के युवा ने अपने पड़ोस में अपने घर में नौकरी मिलती देखी थी। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई थी। बिहार का विश्वास हमारे साथ था। सदन में हो ना हो, सड़क पर होगा, और सदन का चरित्र भी बदल जाएगा। जेडीयू के अंदर बहुत परेशानी है। लोग जान रहे हैं कि इस पार्टी का अवसान निकट है। कई लोग ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला भी शायद खुद से लिया फैसला नहीं था। चर्चा है कि अधिकारी भी अपने हिसाब से फैसला करवाते हैं। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में रहकर भी वे केंद्र की एक राजनीतिक पार्टी से निर्देशित होते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा। 2014 के चुनाव प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ ये नारा दिया था।
आश्वासन दिया था कि सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन मोदी राज में भ्रष्टाचार कम होने की जगह बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 180 देशों की रैंकिंग निकाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति पहले से और भी कमजोर हो गई है, यानी बीते साल में देश में भ्रष्टाचार घटने की जगह बढ़ गया है। रिपोर्ट के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2023 में 93वें स्थान पर आ गया है, जबकि एक साल पहले 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर देश को अपने एक्सपर्ट्स के आंकलन के आधार पर 0 से 100 के बीच का स्कोर देता है। यह स्कोर जितना ज्यादा होता है, भ्रष्टाचार उतना ही कम माना जाता है और रैंकिंग उतनी ही अच्छी दी जाती है। इस साल भारत का स्कोर 39 रहा, जबकि साल 2022 में यह स्कोर 40 था। एक अंक गिरने के साथ भारत की रैंकिंग 8 पायदान नीचे आ गई है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। भाजपा जनता को किए वादों पर खरी नहीं उतर पाई। विपक्ष ने भी इस रिपोर्ट को लेकर सरकार को अपने निशाने पर ले लिया।